शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में आज फिर मतलब एक जो डर था कि 2 तारीख को टैरिफ वाला मुद्दा और ज़ोर पकड़ेगा और शेयर का मार्केट क्रैश होगा, मार्केट धमाम से गिरेगा। ये सारी जो अटकलों को मार्केट ने एक तरह से कह सकते हैं कि झुठला दिया है। ये मान सकते हैं क्योंकि आज भी मार्केट में कोई वो ऐसी गिरावट नहीं देखने को मिली जिसकी आशंका पिछले पहले 15-20 दिन से चली आ रही थी कि 2 तारीख को अमेरिका से घोषणा होगी, टैरिफ लागू होंगे तो उससे गिरेगा। लेकिन क्या कि टैरिफ का जितना असर होना था वो पहले हो चुका था। अब कोई गुंजाइश ज़्यादा थी नहीं, इस कारण मार्केट आज संभला हुआ है। और लेकिन इससे दौर में भी कह सकते हैं कि कई स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको बहुत आधी इस पूरे साल भर की जो इतना हाई ऊपर की प्राइस थी उससे आधी रेट में शेयर मिल रहे हैं। खासकर आप देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में और सरकारी क्षेत्र के बैंक जो पीएसयू बैंक कहा जाता है, जो सरकारी क्षेत्र के, उनमें आप देखोगे तो कई बैंक ऐसे मिलेंगे जिसके शेयर आपको पूरे एक साल के लो प्राइस में मिलेंगे। जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो देखिए 70 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, अभी वो शेयर भी आपको 35-36 रुपये में मिल रहा है। दूसरी बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, उसका शेयर भी आपको 36-37 रुपये मिल रहा है, जबकि अगर एक साल का हाई देखे तो ये 60-70 रुपये तक गए हुए हैं। लेकिन वहाँ से गिरकर अगर आपको अगर अब इस रेट में मिल रहा तो कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं होता है किसी भी स्टॉक में खरीदने का। मैं ये आज इसलिए लाया हूँ कि ये जो सेंट्रल बैंक का जो शेयर गिरा और ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इनके शेयर गिरे, इसकी एक वजह थी, वजह वो खबर ही है, उस कारण ये इनके शेयर गिरे हैं। क्या होता है कि बैंक का काम होता है कि ये माना जाता है कि बैंक के पास खूब पैसा पड़ा है, खूब पैसा है बैंक के पास और मजबूत है। लेकिन जब इससे खबर आती है कि बैंक पैसे के लिए अपने शेयर बेच रहे या किसी से पैसा जो जुटा रहे हैं तो वो एक नेगेटिव माना जाता है। मान लो अगर आपको ये पता चले कि कोई धन्ना सेठ है और वो कर्ज लेने के लिए अपने घर को गिरवी रख रहा है तो उसकी आर्थिक और माली हालत के ऊपर लोगों को शक होता है। तो ऐसा ही कुछ अभी इनमें हुआ जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इसमें भी ये ऐसी खबर बन गई थी कि इन्होंने कुछ फंड जुटाने के लिए कुछ अपने शेयर बेचे हैं, उसी वजह से शेयर गिरा हुआ है। देर से हो सकता है कि आपको इस पे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो आज हम केवल एक ही मतलब सेंट्रल बैंक का नहीं, एक ही बैंक का जो इंडियन ओवरसीज बैंक का, इसके बारे में हम जानकारी जुटाएंगे, इसकी एक जानकारी लेंगे इसमें क्या क्या है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसके मतलब ओवरसीज का मतलब भी होता है कि विदेश व्यापार से जुड़ा हुआ बैंक है। तो लेकिन ये बैंक है कि हमारे देश का में भी इसके नॉर्मल बैंक की तरह है, मर्चेंट बैंक की तरह काम करता है ये, और तमाम तरह के जितने भी लोन वगैरह दूसरी बैंक बांटते हैं उसी तरह ये भी बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, SBI, उसी की तरह का ये बैंक है भी जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, यानी कि देश के आज़ाद होने से पहले ये चिदम्बरम चेट्टियार इन्होंने स्थापना की थी। काफ़ी समय तक ये जो बैंक रहा प्राइवेट निजी हाथों में रहा, निजी क्षेत्र बैंक था, लेकिन बाद में 1969 में जो केंद्रीय सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है उसमें क्या होता कि एक बैंक ये भी था जिसको कि बाद में सरकार ने अपने क्षेत्र अपने उसमें मिला लिया और ये सरकारी क्षेत्र बैंक बन गया। तब से लेकर कह सकते हैं कि बैंक ने बहुत अच्छे दिन भी दिए देखे, बहुत बुरे दिन भी देखे, लेकिन अभी भी ये बैंक मजबूत स्थिति में खड़ा है। ये 2000 के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, लेकिन लिस्ट होने के बाद में अभी तक कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं मिली कि इस बैंक ने अपने निवेशकों को बोनस, डिविडेंड या कुछ दिया होगा। लेकिन हाँ, ये कि अभी इसकी जो फेस वैल्यू अभी 10 रुपये शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर जो खबर आई थी उसका अब हम जिक्र करेंगे, ये भी जानेंगे कि ये जो बैंक है इसकी माली हालत कैसी है। उसके बाद ये एक सलाह होगी कि आपको निवेश करना है या नहीं। अगर आप प्रॉफिट में शायद ही होंगे, अगर आपने साल भर पहले खरीदा हो तो प्रॉफिट में नहीं होंगे, जो भी अगर पुराना खरीदा हो तो वो ज़रूर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हो सकता है। लेकिन ये जो काफ़ी गिर चुका है, तो पहले हम देखेंगे इसका डेटा देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक का, उसके बाद हम तो आगे की कहानी जो भी है वो देखेंगे। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखे इस बैंक ने, लेकिन आज भी बैंक की स्थिति बहुत मजबूत है। करीब करीब 3 लाख करोड़ के ऊपर का कंपनी की साइज है, 3 लाख करोड़ के ऊपर बैंक की। लेकिन उतने ही मतलब क्या होता है कि सरकारी क्षेत्र में आने के बाद में इनमें कई बैंकों में जब भी ये सरकारी बैंक में किसी भी 1-2 बैंक में घोटाले के या फ्रॉड के जो मामले उभर के आते हैं तो वहाँ सारे के सारे बैंक एक तरह से कह सकते दबाव में आ जाते हैं सरकारी क्षेत्र के। आपने देखा पिछले दिनों PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, SBI वगैरह तमाम बैंक दबाव में आ जाते हैं और वहाँ से क्या होता है कि इन्वेस्टर निकल के भाग जाते हैं और वो इस कारण शेयर गिर जाते हैं। अभी भी हो रहा, अभी यार घोटाला कोई वजह नहीं है, लेकिन दूसरी वजह है वहाँ उसका हम चर्चा करेंगे। अभी जो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है 37.50 चल रही है, इसकी करंट प्राइस है। आज एक ही दिन 38.30 तक भी शेयर निकला था।
बुक वैल्यू इसकी देखेंगे तो 14 रुपये के आसपास की जो बुक वैल्यू निकल के आती है, उससे शेयर के आप करीब आपको 2.5 गुना महंगा मिल रहा है। फेस वैल्यू इसकी शेयर की 10 रुपये है। ये कंपनी 2000 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तब से लेकर कह सकते हैं कि अभी तक इस कंपनी का कोई डिविडेंड बोनस वगैरह की कोई हिस्ट्री है ही नहीं सामने की, कभी दिया भी होगा इसने बैंक ने। सेक्टर पी इसका 10.26 का, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है। सेक्टर पी अच्छा है। स्टॉक पी भी 22.6 का अच्छा है, बुरा नहीं है। आरओसी इसका 5.41 का आरओसी है, जो कि थोड़ा सा कम है, और आरओई इसका 9.98 का, ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या होल्डिंग में तो प्रमोटर इसके अंदर आते हैं। आपको पता हो जितनी भी जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियाँ चाहे बैंक हो, उसके प्रमोटर में आते भारत के राष्ट्रपति आते थे। यहाँ पर जो प्रमोटर यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास इनकी 94.61% की होल्डिंग इनके पास है, इसमें सरकार के पास है। और करीब एफ के पास मात्र आधे से भी आधा परसेंट है, 0.22% की होल्डिंग है। डी के पास है करीब 3% के आसपास होल्डिंग है, 2.93। ये डी मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर इनके पास। लेकिन अभी ये जो खेल हुआ ना, जो जिसकी वजह से शेयर गिरा हुआ, ये डी की वजह से हुआ है। ये मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके अंदर में पब्लिक के पास यहाँ पर मात्र 2.25% की होल्डिंग है, यानी पब्लिक के पास शेयर बहुत कम है। क्या होता है कि जब ये सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लोग कम प्राइस के शेयर देख के इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक 3-3, 4-4, 5-5 साल तक इंतजार करना पड़ता, तब जाके कुछ रिटर्न मिलता है। यहाँ पर क्या पब्लिक निकल जाती है, और इसमें पब्लिक की एंट्री बहुत कम है, 2.25% की है। अगर मार्केट कैप देखें तो करीब 64,502 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। लेकिन कंपनी का पूरा जो बैंक का पूरा साइज है, करीब सारी संपत्तियां वगैरह सब मिलाकर 3 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की टक्कर में ये बैंक है, जो सेंट्रल बैंक वगैरह। शेयर पूंजी इनके पास है अब 18,902 करोड़ की शेयर पूंजी है, और रिजर्व इनके पास रखा है 9,570 करोड़ का, अच्छा खासा रिजर्व भी है। जमा प्राप्तियाँ इनके पास 3,10,652 करोड़ की है। जमा मतलब क्या, तो जितनी भी जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या NBFC जो भी, तो वहाँ पर क्या पब्लिक का पैसा बैंक में रखा होता है। तो यहाँ पर भी क्या जमा 3,10,652 करोड़ का, यहाँ से काफ़ी 5-5, 6-6 गुना इनके ऊपर कर्ज भी होते हैं। तो ये यहाँ पर भी है। कर्ज इनको देना है 28,712 करोड़ का, इनको कर्ज भी देना है। ऐसे ग्रोथ देखा जाए तो 10 साल में 1% की है, और 5 साल में 6% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ है 10 साल में 16% का रहा, बहुत अच्छा है। 5 साल में रहा 22%, ये भी बहुत अच्छा है। CAGR -1% हो गया है, जो 10 साल का, और 5 साल में 40% तक बढ़ा है, यानी कि CAGR भी बहुत अच्छा है। लाभांश यहाँ पर देखा जाए तो -10% था, तो 10 साल का, और 5 साल में -1%, यानी कि इसमें थोड़ा सुधार आया है। मार्च 2024 में 6,629 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 808 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ। जून में 6,535 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 633 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। सितंबर 2024 में 6,851 करोड़ का रेवेन्यू आया, 777 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। और दिसंबर 24 में 7,112 करोड़ का रेवेन्यू आया, 874 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ। आप देख लीजिए कि चारों क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा कमा रहा है। लेकिन आज 4 साल का हम रेवेन्यू देखते हैं, 21, 22, 23 और 24। तो 2021 में इनको 16,976 करोड़ का रेवेन्यू आया था पूरे साल में, 831 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कि पूरे साल भर का अगर प्रॉफिट देखा जाए, और खाली एक क्वार्टर का, तो लगभग बराबर ही बैठ रहा है। वहाँ पर मार्च क्वार्टर में आया था 808 करोड़, और 2021 में इनका 831 करोड़, पूरे साल का प्रॉफिट इतना ही है। 2022 में 16,730 करोड़ का रेवेन्यू आया, और प्रॉफिट हुआ था 1,710 करोड़ का। 2023 में 19,400 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 2,099 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। 2024 में 24,050 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 2,656 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, अब इसके शेयर में गिरावट किस वजह से आई थी, मैंने आपको बताया था कि एक खबर ऐसी बनी इसके अंदर, जिसकी वजह से नेगेटिव जोन बन गया है, और इसी कारण ये शेयर पूरे साल भर में जितनी इसने बढ़ोतरी हासिल की थी, उससे सबसे लो प्राइस में आ गया, यानी कि लिस्टिंग प्राइस के आसपास आ गया कह सकते, जो सबसे करीब 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये 52 कहा देखोगे, और वहाँ से गिरते गिरते अभी ये केवल 37 रुपये पर शेयर मिल रहा है। तो इतनी बड़ी गिरावट आ जाना पूरे एक साल में। और ये जो खबर आई थी, खबर वो ये थी कि इन्होंने क्या हुआ था कि QIB के जरूर इन्होंने करीब 1,437 करोड़ रुपये जुटाए थे।
तो बैंक का फंड जुटाता है, बैंक की ज़रूरत पड़ती है तो अपने पास जो भी संपत्तियाँ वगैरह होती है या जो भी शेयर होते हैं उसको रख के या बेच कर वो और इनके पास होल्डिंग ज़बरदस्त है। करीब करीब 94% के आसपास इनके पास होल्डिंग भी अच्छी है, जो ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो प्रमोटर इनके पास। तो वहाँ पे जो QIB जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे LIC को इन्होंने करीब करीब 12 करोड़ 30 लाख शेयर दिए थे। IIFL को 4 करोड़ 9 लाख रुपए 9 लाख शेयर, और SBI पेंशन फंड और LIC पेंशन फंड को करीब करीब 2 करोड़ और 4 लाख के आसपास, मतलब करीब 24.6 मिलियन, यानी कि ये शेयर क्या है इन्होंने आवंटित किया, उसके बदले पैसा जुटाया था। तो उस वजह से क्या था, ये माना गया कि बैंक अपने फंड जुटाने के लिए अपने शेयर को बेच रही है, दे रही है। तो उस वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव जोन बन गया। इस कारण इसका जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इसके शेयर में गिरावट आई है। लेकिन ये गिरावट क्या है कि बैंक करते हैं, बैंक में क्या होता है कि कई बार पैसे की ज़रूरत के लिए ये रिजर्व बैंक से भी लेते हैं, अपने जो पड़ा उससे भी लेते हैं। तो ये चलता रहता है, क्योंकि बैंक पैसे से चलता है और पैसे की कमी बैंक में आ रहे हैं तो वो जुटाते हैं पैसा अपने दिन। तो ये कोई खास बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से शेयर काफ़ी गिरा और अभी ये करीब आपको पूरे 1 साल के 52 वीक के, यानी कि सबसे लो प्राइस भी मिल रहा है मात्र 38 रुपये में। ये 35 रुपये तक गया था, तो 35 से थोड़ा सा अभी 37.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि किसी भी जो PSU सेक्टर के जो अगर बैंक हो या इस कंपनी को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित है कि आपको देर से पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपके पास पेशेंस हो तभी आप खरीदना है इसके अंदर, क्योंकि लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी से। तब तक चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।